नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों आज 8वां साइंस सीरीज लेकर हम आपके सामने आए हैं एसएससी जीडी के लिए। क्योंकि अभी आपके सामने एसएससी जीडी का एग्जाम है और लाखों बच्चे ये फॉर्म एसएससी जीडी का भी भर रहे हैं और एकदम परेशान है कि सर जीके जीएस का जो 25 नंबर आता है उसमें साइंस का अहम रोल है और करंट अफेयर्स का अहम रोल है। तो मैं आपको साइंस का जो ये सीरीज पर डे, क्योंकि एसएससी जीडी के एग्जाम में आपसे 10 क्वेश्चन जो है वो आपके साइंस का रहेगा, 2-3 क्वेश्चन फिजिक्स का, 2-3 क्वेश्चन केमिस्ट्री का और 4 से 5 क्वेश्चन बायो का। ये मिक्स करके आपका अप्रोक्स 10 क्वेश्चन जो है वो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे। जिनको एसएससी जीडी में रिजल्ट चाहिए वो पर डे टाइम से सुबह के 9 बजे ये हमारी वीडियो प्रीमियम होती है, सुबह के 9 बजे आप जरूर देखें और टाइम ना मिले तो आप बाद में भी देख सकते हैं। तो प्रयास कीजिए आप अपने एग्जाम में, यदि आप चाहते हैं सफल हो तो आप इस क्लास का एंजॉय जरूर लीजिए, इसे आप लोग जरूर देखिए। क्लियर? और जो लोग देखते हैं पूरी वीडियो देखिए। इस 10 क्वेश्चन के डिस्कशन का मतलब होता है मेरे दोस्त कि कम से कम आप 30 से 40 क्वेश्चन जो है वो आप सीखते हैं और पर डे यदि आप 30 से 40 क्वेश्चन सीखते हैं तो इसका मतलब है कि 1 महीने 2 महीने में आपकी साइंस की वो सारे पोर्शन कवर हो जाएगा जो आपके एग्जाम में हॉट टॉपिक है, जिससे बार बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और जो इससे पहले वाले सीरीज नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 7 सीरीज, आज ये हम लोगों का 8वां क्लास है। इसके पहले ऑलरेडी 7 क्लास हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो आप प्रयास कीजिए 1, 2, 3, 4 करके सारे वीडियोस को देखने का, सारे क्वेश्चन डिस्कशन देखने का, ताकि आने वाले एग्जाम में आप अच्छा कर सके। तो आइए मेरे दोस्त हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा गया है। जितना भी क्वेश्चन डिस्कशन अभी आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसको आप बेहतर तरीका से देखिए और मजा लीजिए। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक हम इस क्लास को लेकर, साइंस की दुनिया को लेकर पहुंच सके। तो आइए मेरे दोस्त पहला क्वेश्चन आता है कि पार्सेक इकाई है। अब देखिए पार्सेक के बारे में बहुत सारे बच्चे को लगता है कि पता नहीं ये क्या होगा। तो पार्सेक जो है वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, ध्यान देंगे बाबू, ये जो आपका पार्सेक है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। क्योंकि एग्जाम में सवाल आपसे डायरेक्ट कभी कभी पूछा जाता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो आप आंसर क्या दोगे? दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो आपका पार्सेक है। और एक पार्सेक जो होता है, एक पार्सेक वो आपका 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। अब कभी कभी देखिएगा आप कि आपसे डायरेक्ट एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की एक इकाई है, पार्सेक भी दूरी मापने की एक इकाई है। तो यह सवाल आपसे था कि पार्सेक इकाई है तो आंसर क्या हो जाएगा? दूरी का, चंद्रमा का नहीं, प्रकाश की चमक का नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा कि पार्सेक जो है ये दूरी मापने की क्या है मेरे दोस्त? एक इकाई है। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? ऑप्शन नंबर ए हो गया कि पार्सेक दूरी मापने की एक इकाई है और उसमें भी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। क्योंकि सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो आंसर पार्सेक होगा। कभी कभी डाटा क्वेश्चन पूछता है कि एक पार्सेक किसके बराबर होता है, तो आप आंसर क्या दोगे? एक पार्सेक जो है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, यानी लंबी लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का भी प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक प्रकाश वर्ष जो है आपका 1 प्रकाश वर्ष जो मेरे दोस्त है, इसका मतलब होता है कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है उसी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अर्थात एक प्रकाश वर्ष जो है ये आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक पार्सेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर,
और एक प्रकाश वर्ष जो है ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर। तो ये दोनों डाटा आप याद रखेंगे, क्योंकि आपसे एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। आप एसएससी का यदि क्वेश्चन बैंक बनाते होंगे तो आपको इस तरह का सवाल जरूर मिलता होगा। तो हमारे इस चैनल को आप डेली सुबह के 9 बजे आप मेरे चैनल पे आइए और आप इसका आनंद जो है वो मजे से लीजिए। और रात के 8:30 बजे बीपीएससी और बिहार एसएससी को टारगेट करके अंतिम ब्रह्मास्त्र लेकर रेगुलर रात के 8:30 बजे मंडे टू फ्राइडे हम आते हैं। और आपका मंडे टू फ्राइडे सुबह के 9 बजे इस दोनों डिस्कशन को आप लोग देखिए। और जहां भी टॉपिक में प्रॉब्लम होता है, पीछे कई एक टॉपिक 200 से ज्यादा टॉपिक का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का टॉपिक वाइज थ्योरी डिस्कशन यानी थ्योरी हम आपको समझा चुके हैं, उसको भी आप लोग देखते रहिए। जो नए बच्चे हैं अब वो बैच में लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आरएस क्लासेस आप इंस्टॉल कीजिए। आरएस क्लासेस पर जाएंगे तो हमारी बैचेज मिल जाएगा, वहां से आप उसको भी खरीद सकते हैं। क्लियर? क्या इंस्टॉल करना है तो प्ले स्टोर से आरएस क्लासेस आप इंस्टॉल कीजिए। उसमें मेरा फोटो लगा हुआ रहेगा, आप पहचान लीजिएगा। सर्चिंग में ऊपर ही मेरा आ जाता है, तो वहां से आरएस क्लासेस को जैसे इंस्टॉल आप कीजिएगा तो सारा बैच साइंस का कंप्लीट कोर्स होगा। स्पेशल बायोलॉजी, स्पेशल केमिस्ट्री, स्पेशल फिजिक्स भी होगा। आप वहां से उसको खरीद सकते हैं और खरीदकर रेगुलर जो है अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर? और यदि आप पढ़ चुके हैं तो रेगुलर आप 9 बजे हमारे इस डिस्कशन में आइए, आपको बहुत मजा आएगा चला। और रात के 8:30 बजे आइए, बहुत बेनिफिट मिलेगा। साइंस के हर पहलू पर हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे, आपको बिल्कुल परेशान होने नहीं देंगे। क्लियर ना? हम उम्मीद करते हैं ये सारी चीज आपको समझ में आ गया होगा और ये डाटा याद भी हो गया होगा। पक्का ना? आगे बढ़े, चलिए देखिए अगला सवाल कहता है कि यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भर देंगे, कहता एक गिलास जो है उसको पानी दे दीजिए और उसमें बर्फ भी देकर पूरी तरह भर दीजिए और बर्फ पूरी तरह यदि गल जाएगा तो क्या होगा। ध्यान दें, क्वेश्चन था कि एक गिलास जो है, ये क्वेश्चन ये था कि एक गिलास में पानी है, अब इसमें क्या है, एक बर्फ का टुकड़ा है। यानी गिलास पानी से भरा हुआ, उसमें बर्फ का टुकड़ा भी है और कहता है कि यह बर्फ का टुकड़ा यदि पिघल जाएगा तो बताइए जल के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान देंगे, जब बर्फ का टुकड़ा ये पिघलेगा तो बर्फ का जो मॉलिक्यूल्स है, तो बर्फ के टुकड़ा पिघलने के बाद बर्फ के सारे मॉलिक्यूल्स क्या होगा, जल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है अंतर मिश्रित हो जाता है। अतः जल का स्तर जो है अपरिवर्तित रहता है, यानी जल के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी अपरिवर्तित रहता है। यह सवाल यही था, यदि बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो जल के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जल का स्तर क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात जल का स्तर में कोई बदलाव नहीं होगा। अब आपका ऑप्शन था कि जल बाहर बढ़ने लगेगा, बिल्कुल नहीं, जल का स्तर ही नहीं बढ़ेगा तो भाई बढ़ेगा कैसे। दूसरा है सारी बर्फ तली में बैठ जाएगी, बिल्कुल गलत है, जल स्तर पूर्ववत रहेगा, आंसर यही होगा। यानी आपका आंसर क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। यदि सारी बर्फ पिघल जाए तो जल के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात जल स्तर जो है पूर्ववत रहेगा, यानी पहले जितना था उतना ही रहेगा। क्लियर ना? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। और क्यों नहीं बढ़ेगा ये भी समझ गए कि बर्फ जब पिघल जाएगी तो इसके सारे मॉलिक्यूल्स क्या होगा, जल के मॉलिक्यूल्स के साथ वो इंटरमिक्सिंग हो जाएगा, वो घुल मिल जाएगा और इसके लेयर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अर्थात अपरिवर्तित रहेगा। पक्का ना? यदि आपको समझ में आता है तो आप लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इस तरह के क्वेश्चन से आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि आपको फायदा हो रहा है तो कंटिन्यू डेली हम 9 बजे इसी तरह के अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे। अतः आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, बताइए कि आपको ये क्लास, ये कॉन्सेप्ट कैसा लगता है। यदि अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ सर अच्छा लगता है, इसको कंटिन्यू रखिए और भी अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर हम आएंगे। और थोड़ा शेयर कीजिए ताकि हम आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। अगला सवाल देखिए क्या कहता है बाबू, ये न्यूमेरिकल टाइप का देखते होंगे। एसएससी पिछले 2-3 साल से 17 के बाद क्या किया है कि हर सेट में जो है एक आखिर न्यूमेरिकल पूछ रहा है, तो इसलिए हम आपको न्यूमेरिकल भी देते हैं ताकि आपसे यदि न्यूमेरिकल पूछा जाए तो समझिए 95% बच्चे जो है जब न्यूमेरिकल देखता था, बाप रे बाप ये सवाल हमरा से नहीं बनी हो। यदि आप इस न्यूमेरिकल को बना देते हैं तो आप समझिए 95% बच्चे को पीछे कर देंगे, 5% में जाएंगे और हर साल 5% बच्चों का रिजल्ट फाइनल होता है। तो आपको यदि उस कैटेगरी में आना है तो इस न्यूमेरिकल वाले सवाल को भी सीखना पड़ेगा,
थोड़ा टफ आपको लगेगा, लेकिन आपको सीखना है, जानना है, क्योंकि ये एक सवाल आपकी तकदीर को बदल देगी। और जिनको ज्यादा न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, तो वहां पर न्यूमेरिकल का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का लगभग 30 से 35 टॉपिक का टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल है, उसको आप लोग देखिए और उसका मजा उठाइए, ताकि आपको जो है आने वाले एग्जाम में न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम नहीं होगी। पक्का ना? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मोटर कार जिसका द्रव्यमान 1200 किलोग्राम है, यानी मोटर कार का द्रव्यमान कितना दे दिया आपको? मास दे दिया 1200 किलोग्राम। तो चलिए भाई लिख दिया मास कितना दे दिया, क्योंकि न्यूमेरिकल में जो डाटा दिया जाता है उसको लोग पहले लिखते हैं। तो आपका मास कितना दे दिया भाई? 1200 किलोग्राम। कहता 72 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चल रही है, यानी उसका वेलोसिटी कितना दे दिया भाई? 72, यानी यू कितना दे दिया? यू दे दिया आपका 72 किलोमीटर, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान देंगे, वेग जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर प्रति सेकेंड में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 72 गुने 5/18। ध्यान देंगे, यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा तो 5/18 से गुना करेंगे। यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना होगा तब आपको 18/5 से गुना करेंगे। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 72 गुने 5/18, 18 चौक 72, 5 चौक कितना? 20। तो ये आपका हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी आपका यू का मान कितना निकल गया? 20 मीटर प्रति सेकंड। कहता उस ब्रेक लगाकर 80 मिनट में विराम अवस्था में लाया गया, यानी ब्रेक जब लगाया गया तो टाइम कितना लगा उसको? 80 मिनट। अब ध्यान दीजिएगा, आपको समय किसमें दे दिया? मिनट में। तो आपको पता है यदि समय मिनट में दिया हो तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम का एसआई यूनिट जो है वो सेकंड होता है। तो आपका जो ये 80 मीटर है इसको क्या करेंगे भाई? तो 80 गुना कर देंगे 60। तो 8 × 40, 8 × 48, ये कितना हो जाएगा भाई? 4800 सेकेंड। तो टाइम आपको कितना दे दिया? 4800 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना दे दिया? 20 मीटर प्रति सेकेंड। मास कितना दे दिया? तो आपको 1200 किलोग्राम। तो क्वेश्चन क्या कहता है? इस मंदन बल क्या होगा? यानी आपसे फोर्स पूछा, किसका मान पूछा भाई? आपसे बल पूछा। और बल कैसे निकालेंगे? तो F बराबर फॉर्मूला होता है m इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन जब करेंगे तब क्या निकल जाएगा? बल निकल जाएगा। तो मास तो दिया हुआ है लेकिन एक्सेलरेशन क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। इस डाटे से हम लोग क्या करेंगे? एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो ए बराबर v माइनस यू बट्टा टी। तो v तो 0 होगा भाई, u का मान कितना है? 20। अब बट्टा टाइम कितना? 4800 सेकेंड। कट जाएगा कितना बार में? तो e हो गया 1/240। एक चूंकि 240 बार में कटेगा ना, तो 1 कितना हो गया? 240। यानी आपका एक्सेलरेशन कितना निकल गया? 1/240 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और मास कितना दिया हुआ है? 1200। तो F बराबर कितना हो जाएगा भाई? 1200 गुना 1/240। कट गया 24 है, 24 × 120। तो आंसर क्या होगा? 5 होगा। अर्थात बल कितना काम करेगा भाई? 5 न्यूटन काम करेगा। देखिए, देखने में आपको बड़ा अजीब लगा होगा और बड़ा टफ भी लगा होगा, लेकिन कितना आसान है आप देखिए। जो डाटा क्वेश्चन में दिया था, न्यूमेरिकल है, थोड़ा टफ लगेगा इन बच्चों को। तो जो डाटा क्वेश्चन में दिया था, सबसे पहले उस डाटा को लिखिए, फिर ये सोचे कि आखिर ये निकलेगा कैसे। तो ये पता चला कि इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक्सेलरेशन निकालेंगे। ए बराबर v माइनस यू बट्टा टी। तो यह फॉर्मूला अप्लाई किए, इससे एक्सेलरेशन निकाल लिए। m का मान दिया हुआ था, F बराबर m इंटू ए। तो आपका आंसर कितना आ गया? 5 न्यूटन। है किसी ऑप्शन में? क्या ऑप्शन नंबर डी में है। तो आंसर क्या होगा? 5 न्यूटन। जबकि देखिए ऑप्शन में 200, 350 ये सब दिया हुआ था, नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 5 न्यूटन हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? पक्का ना? समझ गए? यदि आपको समझ में आता है तो आप लोग लाइक और कमेंट कीजिए और थोड़ा शेयर भी कीजिए, ताकि हम अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल कहता है कार्बन परमाणु के बारे में C612 से क्या निष्कर्ष निकलेगा? ध्यान दीजिएगा, कार्बन का परमाणु संख्या 6 और परमाणु द्रव्यमान 12 है, तो इसमें कितना प्रोटॉन होगा?
कितना न्यूट्रॉन होगा, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। यदि इसका परमाणु संख्या 6 है तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है बाबू रे? इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यदि परमाणु संख्या 6 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 6 होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगा? 6 होगा। परमाणु संख्या यदि 6 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 6 होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होगा। यदि न्यूट्रॉन की संख्या की बात किया जाए तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलता है पता है? परमाणु द्रव्यमान में परमाणु संख्या को घटा देते हैं, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या या फिर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यदि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या या परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है तो n बराबर क्या हो जाएगा? a माइनस जेड। तो 12 माइनस 6 बराबर कितना हो गया? 6। इसका मतलब क्या हो गया कि कार्बन में 6 न्यूट्रॉन भी है, 6 परमाणु संख्या भी है, 6 प्रोटॉन भी है और 6 इलेक्ट्रॉन भी है। अब ऑप्शन देखेंगे, कहता है इसमें 12 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होगा, एकदम गलत हो गया। 12 प्रोटॉन होगा, एकदम गलत, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटॉन की संख्या कितना है भाई? तो 6 है। 6 प्रोटॉन होगा, 12 न्यूट्रॉन होगा, एकदम गलत है। 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होगा, यानी इसका आंसर क्या हो गया भाई? ऑप्शन नंबर डी हो गया, क्योंकि आपके सामने मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो 6 बराबर 6 बराबर 6, यानी ये सब मान 6 निकल गया। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? तो परमाणु द्रव्यमान में परमाणु संख्या को घटा देंगे, ए माइनस जेड हो गया। तो 12 माइनस 6 बराबर कितना? 6। तो संयोग से यहां न्यूट्रॉन की संख्या भी उतना ही हो गया जितना कि प्रोटॉन की संख्या है। पक्का ना? तो आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो इस तरह से एसएससी में पूछे गए सवाल का यदि आप डिस्कस ऑलरेडी कर लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके आने वाले एग्जाम में ये सवाल आपसे बनेगा, आपसे नहीं फंसेगा और आपका 100% रिजल्ट होगा। यदि आप रिजल्ट चाहते हैं तो डेली सुबह में 9 बजे आप मेरे साथ मिलिए हमारे चैनल पर। यदि टाइम नहीं मिलती है तो कभी भी आप देखिए जरूर। आपको घूमते फिरते एक बार हमारे चैनल पे आना है, तभी जाकर आपका आने वाले एग्जाम में काम बनेगा। पक्का ना? आगे बढ़े। अगला सवाल कहता है सात संयोजक बंधन दो परमाणुओं के बीच द्वारा बना होता है। देखिए सात संयोजक बंधन में हम आपको ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाए थे तो थोड़ी वाली वीडियो में देखिएगा, तो बताए थे कि जब दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों का पार्टनरशिप होता है, जब दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों की इस तरह से साझेदारी होती है, चाहे एक इलेक्ट्रॉन का हो या दो जोड़े इलेक्ट्रॉन का हो या 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन का हो, तो जब दो तत्वों के बीच में इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का पार्टनरशिप होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तब सात संयोजक बंधन का निर्माण होता है। तो यहाँ प्रोटॉन की साझेदारी नहीं होगा, प्रोटॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का अंतरण नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगा। इसका भी आंसर क्या हो गया भाई? ऑप्शन नंबर डी। जब दो तत्वों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का पार्टनरशिप होता है, साझेदारी होता है, तब उसको हम लोग सात संयोजक बंधन बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के बायतम कक्षा में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये दोनों क्या करता है? दो जोड़े इलेक्ट्रॉनों का पार्टनरशिप करता है, यानी साझेदारी करता है। तो ये दो जोड़े इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करके ओ डबल बॉन्ड O का बनाता है, अर्थात O2 बनाता है। तो इसलिए यहां पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुआ। क्लियर ना? चलिए अगला सवाल कहता है कि खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होगा? यानी खाने वाला नमक जो होता है ये आपका सोडियम क्लोराइड होता है। खाने वाला नमक क्या होता है भाई? सोडियम क्लोराइड NaCl। तो सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड, यानी इसका आंसर क्या हो गया भाई? ऑप्शन नंबर बी। यानी खाने वाला सोडा जो है वो आपका सोडियम क्लोराइड है। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं पता है? सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो आपका बेकिंग सोडा है। इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? बेकरी उद्योग में करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया भाई? तो ये आपका बेकिंग सोडा हो गया। कौन सा सोडा हो गया मेरे दोस्त? ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये आपका बेकिंग सोडा है। और सोडियम क्लोराइड क्या है? तो ये आपका नमक है, टेबल साल्ट है। फिर सोडियम सैलिसिटेट नहीं होता कुछ, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH, ये आपका कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है भाई? तो ये आपका कास्टिक सोडा है। सोडियम कार्बोनेट जो है वो धूमन सोडा होता है। आपका सोडियम कार्बोनेट की बात करेगा, Na2CO3 की बात करेगा, तो सोडियम कार्बोनेट जो है ये धोबन सोडा होता है। धोबन सोडा मतलब कि कपड़ा साफ करने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। क्लियर ना? तो सबके उपयोगिता संबंधित सवालें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। उम्मीद करते हैं आपको जरूर याद हो गया होगा। अगला अंतःप्रद्रव्य जालिका का खोज किसने किया?
ये के आर पोर्टर साहब जो है ये अंतःप्रद्रव्य जालिका का खोज किया, जो कि कोशिका के अंदर पाया जाता है। ये कोशिका जो है इसके न्यूक्लियस के अंदर इस तरह की संरचना होती है, इसी को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा जाता है। और ये सबसे बड़ा कोशिकांग, कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो ध्यान रखना बउआ, सबसे बड़ा कोशिकांग जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो आंसर इसका खोज किसने किया था, तो के आर पोर्टर साहब ने किया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण को मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। तो कैल्शियम तो रहता ही है, फास्फोरस भी, क्लोरीन भी। आंसर आयोडीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। यानी आपकी दांत की मजबूती में आयोडीन से कोई लेना देना नहीं है। अगला, एक कोशिका के दो समान संतति कोशिका में विभाजित होने की प्रक्रिया, यानी एक कोशिका जो है ये दो बराबर भागों में बंट जाती है, तो इस प्रकार के विभाजन को क्या कहा जाता है, तो इसको द्विविखंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको द्विविखंडन। है किसी ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर बी में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, द्विविखंडन। और ये होता किसमें है, तो एक कोशिकीय जीव जो है, इस एक कोशिकीय जीव में जो है द्विविखंडन होता है। जैसे आपने अमीबा का नाम सुना होगा, ये अमीबा जो है, इस अमीबा में क्या होता है, द्विविखंडन होता है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। पक्का ना। चलिए अगला सवाल कहता है कि कोशिका विभाजन से संबंधित है, कोशिका विभाजन से संबंधित है, कोशिका विभाजन में कौन मदद करेगा, आपका साइटोकिनिन जो है ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, जिससे पेड़ की गोलाई जो है अर्थात पेड़ की मोटाई जो है बढ़ती, किससे, साइटोकिनिन से। ऑक्सीन से क्या होता है, पेड़ की लंबाई बढ़ती है। ऑक्सीन से क्या होगा, पेड़ का ग्रोथ होता है, पेड़ की लंबाई बढ़ती है। जिब्रेलिन से क्या होता है, पेड़ की पत्तियां जो है वो उसको झड़ने में मदद करता है। तो धन्यवाद, आज की सेवा ये रोकते हैं। ये सेशन समाप्त हो गया। अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर हम आपसे मुलाकात किए थे। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे समझ में आएगा। आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।